हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं फॉर योर बीपीएससी एंड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले के वीडियो में देखा था कि किस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण होता है, कैसे उसके प्रोसेस होती है, संविधान सभा का कैसे निर्माण होता है, कितने सदस्य होते हैं। तो वो उसी संविधान निर्माण में जो समितियां बनी थी, कौन कौन सी विभिन्न समितियां बनी थी, उन्हीं को आज हम देखेंगे। और भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं की भी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले सीएससी द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड हो वैसे ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान निर्माण के विभिन्न प्रस्ताव पर विचार करने हेतु संविधान सभा में कई छोटी बड़ी समितियां गठित की गई थी। ठीक है, अब इन समितियों की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि संविधान, जैसे कि हम सभी को पता है कि संविधान में एनी किसी भी फील्ड से रिलेटेड वहां पे प्रोविजंस है। ठीक है, नियम कानून है जो कि हर फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो हर राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, व्यापारिक हो, ठीक है, वाणिज्य हो, किसी भी फील्ड से संबंधित प्रावधान कहाँ पर है? हमारे संविधान में। इसलिए जब अलग अलग एजुकेशन हो गया, आपका लॉ हो गया, तो कोई भी फील्ड हो, इनका इनका प्रक्रिया, ठीक है, इनकी प्रक्रिया, इनसे रिलेटेड लॉस, कानून, नियम कहाँ रखने थे? संविधान में रखने थे। क्यों संविधान, और संविधान की जरूरत क्यों पड़ी थी? ताकि भविष्य में हम इसको रेफर कर सके और डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो यह अलग अलग विभिन्न कार्य करने थे। तो कुछ सदस्य, हर एक सदस्य सभी काम नहीं कर सकता था। ठीक है, तो अलग अलग समितियां गठित कर दी गई थी और उन्हें अलग अलग कार्य सौंप दिए गए थे और उनको बोला गया था कि आप यह पर्टिकुलर कार्य करेंगे, ठीक है, संविधान निर्माण के लिए। इसीलिए संविधान समितियों की जरूरत पड़ी थी। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो 22 समितियां थी संविधान सभा में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा, और अगर हाँ तो प्लीज कमेंट भी करें और लाइक भी करें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और पता चले कि आपको वाकई में हमारी मेहनत पसंद आ रही है। अगर इसके अलावा कोई सजेशंस, कोई सुझाव है तो वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके पश्चात उन रिपोर्टों पर संविधान सभा ने विचार किया। तो क्या हुआ कि संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, संविधान समितियां भी बन गई संविधान निर्माण के लिए। अब इन्होंने क्या करा कि अगस्त 1947 तक संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और संविधान सभा ने उस पर अपना विचार किया। संविधान निर्माण जैसे व्यापक कार्य करने में इन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभिन्न समितियों के माध्यम से एक तो कार्य वर्गीकृत हो गया, ठीक है, और दूसरा प्रत्येक बिंदु पर गंभीरता आई। अब जैसे कि हमें लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस या प्रावधान चाहिए संविधान में, तो कुछ वकीलों की समितियां गठित कर दी। ठीक है, कुछ वकीलों को एक समिति में रख दिया और उनको बोला गया कि आप लॉ से संबंधित जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वह बताएंगे। तो इससे क्या होता है समितियां बनाने से कि एक तो कार्य वर्गीकृत हो गए थे। ठीक है, जो भी डिफरेंट कार्य थे, एजुकेशन से रिलेटेड तो अलग समिति, हेल्थ से रिलेटेड तो अलग समिति, ऐसे सही वाणिज्य से रिलेटेड अलग समिति, ठीक है, राजनीति से रिलेटेड अलग समिति। ऐसे में क्या हुआ कि जो पूरा हौच पौच कार्य था, क्योंकि संविधान एक कोई छोटा दस्तावेज नहीं है, यह बहुत ही बड़ा दस्तावेज है और इसमें हर प्रकार के प्रोविजंस है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि कार्य अलग अलग फील्ड में बढ़ गया, अलग अलग समितियों में, इससे इजी हो गया। और दूसरा यह है कि अगर कार्य बढ़ गया है, आपने जस्टिफाई कर दिया है मेंबर्स को कि आपको बस अब इन्हीं बिंदुओं पर कार्य करना है, तो उससे क्या होगा कि वह उस पे अधिक गंभीरता बताएंगे और अच्छे से काम हो पाएगा। ठीक है, क्वालिटी आ पाएगी। इसीलिए समितियां बनाई गई थी। अब संविधान सभा के प्रमुख, प्रमुख मतलब उनके अध्यक्ष कौन थे? तो डिफरेंट टाइप की समिति बनी थी, जैसे कि प्रारूप समिति, कार्य संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक, जो मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों को दिए गए हैं,
संघ संविधान समिति, झंडा समिति, ठीक है, मूल अधिकार उप समिति और इनके अलावा भी कई समितियां थी। यहाँ पे मैंने कुछ मेन समितियां ही इंक्लूड करी है, मेन कमिटीज, ठीक है। इसके अलावा भी कमिटीज है, आप उनको बुक में रेफर कीजिएगा। और प्लीज एक बार मैं और कह रही हूँ कि आप ये पूरी चीजें बुक से पढ़े, ठीक है। यहाँ आपके ओनली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक रेफर करें। प्रारूप समिति के प्रमुख देखते हैं तो वह कौन है? बी आर अम्बेडकर। यह ध्यान रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। कार्य संचालन समिति के मुंशी, ये इनके हेड है। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति जेबी कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, ठीक है। अब प्रारूप समिति हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। प्रारूप मतलब वही उसका ड्राफ्ट, संविधान का ड्राफ्ट हो क्या होगा जिसपे कि पूरा संविधान बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि संविधान की नींव कौन सी समिति है? तो वह प्रारूप समिति है, जो कि संविधान की नींव का कार्य करती है, क्योंकि इसी में सब सारी बातें वह लिखी जाएगी जिसपे कि संविधान का निर्माण होना है, जिससे कि वह सभी बातें संविधान में लिखी जाएगी। तो उसके रूल्स रेगुलेशंस कहाँ थे? प्रारूप समिति में थे। प्रारूप समिति यानी कि इंग्लिश में आपके हो गई ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो यह क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी एन राव, ठीक है। यह आपके प्री में क्वेश्चन हो सकता है। द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, ठीक है। तो हमने जैसे कि देखा कि प्रारूप समिति के हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947, यानी कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया, ठीक है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इसके सदस्य हम एक नजर में देख लेते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आप ध्यान रखिएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बी एल मित्रा एंड डी पी खेतान। फिर क्या होता है कि बी एल मित्रा और डी पी खेतान की जगह बाद में कौन से नए मेंबर्स आ जाते हैं? एन माधव राव और टी कृष्णामचारी, ठीक है। तो बाद में कौन रिप्लेस करता है और किसको रिप्लेस करता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। बी एल मित्रा की जगह पे कौन आता है? एन माधव राव। और डी पी खेतान की जगह टी कृष्णामचारी, ठीक है। और यह थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखते हैं कि महत्व क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी का, क्यों इतना महत्व दिया जाता है प्रारूप समिति को, ठीक है। तो संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने और उन्हें अंतिम रूप देने का कार्य किसने किया? प्रारूप समिति। तो वही कि हम संविधान की नींव किसे बुला सकते हैं? प्रारूप समिति, यही बैकबोन है संविधान के, ठीक है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रारूप समिति। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातीय आधारों पर देश में अनेकों समानताएं व चुनौतियां थी, ठीक है, जिन्हें दूर करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का बेहतर तरीके से निर्माण किया। यहाँ पर ये विषमताएं हैं, ठीक है। तो हमने देखा है कि भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है, ठीक है। अनेकता में एकता हम कहते हैं, ठीक है। और अनेकता में एकता तो है, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां भी थी। तो इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान का बेहतर तरीके से निर्माण किया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही बाकी अन्य समितियों को सुपरवाइज किया और आज का हमारा जो वर्तमान संविधान है वह हमको दिलाया। कम समय में वर्तमान और भावी परिस्थितियों, भारतीय संदर्भ के अनुकूल संविधान की रचना की, ठीक है। संविधान का वास्तविक और सर्वमान्य प्रारूप तैयार किया। तो जिसे सब मान ले, यही सर्वमान्य होता है। और हम देखते हैं कि हमारा देश विभिन्न विभिन्नताओं में बटा हुआ है। आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती है, नॉर्थ में, ठीक है, ईस्ट में, ऐसे बहुत ज्यादा विभिन्नताओं वाला देश है भारत। और इन सब के बीच सामंजस्य बिठाने का कार्य किसने किया? आपकी प्रारूप समिति में, ठीक है। अब संविधान सभा के क्या क्या कार्य थे? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था और उसके कार्य किस प्रकार थे, तो देखते हैं। तो संविधान सभा का निर्माण, सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य तो क्या था कि संविधान का निर्माण, ठीक है।
और इसका गठन ही इसलिए किया गया था कि यह भारत देश को एक संविधान देगी, उसको लागू भी करेगी और यह इसका महत्वपूर्ण कार्य था। विभिन्न विधियों का निर्माण, ठीक है, संविधान निर्माण यानी कि उसमें अंदर विधियां ही होनी है। तो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अतिरिक्त और क्या किया गया कि विभिन्न विधियों का निर्माण किया गया तथा उन्हें लागू किया गया। संसद के रूप में कार्य भी किया था संविधान सभा में। हमने देखा था कि संविधान सभा का गठन हो जाता है, लेकिन अभी भारत को आजादी नहीं मिली है, और भारत को आजादी मिल चुकी है लेकिन हमारे पास एक संसद नहीं है, ठीक है, कार्य करने के लिए एक विधायिका नहीं है जो लीगल तरीके से इलेक्ट होके आई हो, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से। तो जब एक लीगल संसद आती है, विधायिका आती है, तब तक अंतरिम सरकार के रूप में कौन कार्य करता है? आपके संविधान सभा। संविधान सभा में संविधान निर्मात्र संस्था के अतिरिक्त भारत के पहले संसद के रूप में भी कार्य किया, ठीक है। तो भारत की पहली संसद के रूप में भी किसने कार्य किया? संविधान सभा ने। जिसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए? कानून निर्माण, ठीक है। अभी हमारे पास इलेक्टेड विधायिका नहीं है, इलेक्टेड संसद नहीं है, तो क्या होगा कि कानून निर्माण भी कौन कर रहा है? अभी संविधान सभा, क्योंकि वही अभी आपके अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही है। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब चूंकि सारी चीजें होनी, हमें आजादी मिले हैं और एक नए सिरे से सारी चीजें होनी है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन भी संविधान सभा करती है। मंत्रिमंडल का गठन होता है। देश की विदेश नीति का निर्धारण, जैसे राष्ट्रमंडल की सदस्यता आदि, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपके संविधान सभा के कार्य थे। और अन्य कार्यों में हो जाता है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ओके, राष्ट्र ध्वज को अपनाना, और ऐसे और भी कई कार्य थे जो संविधान सभा ने करे थे। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। और आइए अब आगे हम देखते हैं कि संविधान सभा की आलोचना, ठीक है। संविधान सभा की आलोचना, यह टॉपिक अभी आपके प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे हो जाते हैं, ठीक है। संविधान का प्रभाव में आना। तो संविधान हम देखते हैं कि बनकर कैसे तैयार होता है और फिर प्रभाव में आता है। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा यानी कि संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 यानी कि 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। तो संविधान का फाइनल ड्राफ्ट किसने पेश किया? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ठीक है। और इसे अभी 4 नवंबर 1948 को ही संविधान पहली बार पढ़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में क्या है? प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद है यानी कि 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। और प्रस्तावना को क्या हुआ कि पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना यानी कि आपके उद्देशिका यह कब लागू हुई? जब हमारा पूरा संविधान लागू हो गया था, उसके बाद में यह लागू होती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।